नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर स्मिता रानी भारदिया यहाँ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट कोर्स के लेक्चर 9 में, जिसका टाइटल है प्राकृतिक संसाधनों का अनुप्रयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, पर आज प्रकाश डालूंगी। इससे पहले लेक्चर में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पर्यावरण संसाधनों के बारे में संपूर्ण परिचय दिया था। आज के हमारे लेक्चर के मेन कंटेंट है, सबसे पहले आएगा पर्यावरण का परिचय, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का दोहन करने पे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ केस स्टडी जैसे डिफॉरेस्टाइजेशन या वनों की कटाई, दूसरा इसके कारण, इसके परिणामों पे हम प्रकाश डालेंगे। देन उसके बाद हम सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं हम स्थायी संसाधन प्रबंधन, उनके बारे में, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ इफेक्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में, और कंक्लूजन या निष्कर्ष के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होगा। सबसे पहले आते हैं कि क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं एवं मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। इनमें वाणिज्य और औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य मूल्य, वैज्ञानिक रुचि और सांस्कृतिक मूल्य जैसी मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत शामिल हैं। पृथ्वी पर इनमें सौर प्रकाश, वायुमंडल, जल, भूमि, सभी खनिज के साथ साथ वनस्पति और पशुजीव इसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? पहला है जैविक संसाधन। जीवमंडल उत्पन्न होने वाले संसाधन जैसे वनस्पति, जीव, मत्स्य पालन, पशुधन आदि। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी इसी श्रेणी में शामिल है। अजैविक संसाधन में आते हैं निर्जीव और अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाले संसाधन जैसे भूमि, ताज़ा पानी, हवा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और भारी वस्तुएं, जिन्हें हम कहते हैं हैवी मेटल्स। उदाहरण के लिए तलछटी चट्टानों में पेट्रोलियम जो निकाले जाने और उपयोग में लाए जाने तक का एक संभावित संसाधन बना रहता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के तरफ से हमारे लिए अमूल्य उपहार है। ये मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग का तात्पर्य उनमें शुद्ध रूप ही उनका उपभोग करना है, जिनका सबसे अच्छा उदाहरण है सूरज की रोशनी तथा ऑक्सीजन। प्राकृतिक संसाधनों की अप्रत्यक्ष खपत का अर्थ है उन्हें संशोधित करके या अन्य वस्तुओं द्वारा सेवाओं को उनकी सहायता से उत्पन्न करके उनका उपयोग करना। उदाहरण के लिए खनिज, लकड़ियां और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में को उपयोग में लाने में विभिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न मापदंड है। इनमें उत्पत्ति का स्रोत, विकास के चरण और नवीनीकरण और स्वामित्व भी शामिल है। अगर हम इन संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दो प्रकार हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवमंडल से उत्पन्न होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैसे वनस्पति, जीव, मत्स्य पालन, पशुधन आदि। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी इसी श्रेणी में शामिल है, क्योंकि वे सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं। अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव और अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें भूमि, ताज़ा पानी, हवा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व जिसे कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी मेटल्स जैसे अयस्क, सोना, लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि शामिल है। विकास के चरण के आधार पर पहला होता है संभावित संसाधन। वे संसाधन जो मौजूद है लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं किया जा सका है, इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तलछटी चट्टानों में पेट्रोलियम जो निकाले जाने और उपयोग में लाए जाने तक का एक संभावित संसाधन बना रहता है। वास्तविक संसाधन। दूसरा, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण, परिमाणीकरण और योग्यता प्राप्त की गई है
और जिनका वर्तमान में विकास के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ये आमतौर पर प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिकता के स्तर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए लकड़ी प्रसंस्करण। आगे आता है थर्ड इसमें भंडार, वास्तविक संसाधन का वह हिस्सा जिसमें भविष्य में लाभप्रद प्रकार रूप से विकसित किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है लेकिन तकनीकी की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं किया जाता है, इन्हें रखा जाता है स्टॉक में। ये आते हैं हाइड्रोजन वाहन। अगर हम नवीनीकरण या समाप्ति, नवीनीकरण संसाधन, इन संसाधन की प्राकृतिक रूप से भरपाई की जा सकती है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, हवा, पवन, पानी आदि लगातार उपलब्ध हैं और इनकी मात्रा पर मानव उपभोग का कोई खास असर नहीं पड़ता। हालांकि कई नवीनीकरण संसाधनों की रिकवरी दर अत्यंत तेजी से नहीं है, लेकिन ये संसाधन अत्यधिक उपयोग से कम होने की संभावना रखते हैं। मानव उपयोग के दृष्टि से संसाधनों को तब तक नवीनीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब तक पुनः प्राप्ति या पुनर्प्राप्ति की दर खपत की दर से अधिक हो। वे गैर नवीनीकरण संसाधनों की तुलना में आसानी से पुनः पूर्ति कर लेते हैं। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों को हम अनेक तरह से उपयोग करते हैं जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। एक सर्वेक्षण के आधार पे यह पता चला है कि विकसित देश कम विकसित देशों की तुलना में अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बताएं तो प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न उपयोग दर कैसे है। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संसाधनों में पशुधन। जानवरों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आहार प्रदान करते हैं, क्योंकि वे हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। जानवरों को उनके द्वारा जैविक संसाधनों देने के लिए पाला जाता है। दुग्ध और अन्य डेयरी उत्पाद जो प्राणियों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वे पोषक तत्व जानवरों से ही प्राप्त होते हैं। पशु अपशिष्ट से उत्पन्न जीवाश्म भी विभिन्न कार्य जैसे हीटिंग वाहन और बिजली उत्पन्न करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। कपड़े, बैग, जूते, बेल्ट, अन्य बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण पशुधन के आधार पर किया जा सकता है। उनकी त्वचा हो या उनका अपशिष्ट हो, इनका उपयोग करके। दूसरा आता है पौधे। पौधे हमें जीवन और सब्जियां प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इनका उपयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक और जहरीले गैस को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये मनुष्यों के हस्तक्षेप किए बिना कुदरती रूप से कार्य करते हैं। इसके अलावा पौधों का अपशिष्ट जीवाश्म ईंधन के रूप में उपयोग करने में भी लगातार अपना सहयोग देता है, जिनका प्रयोग विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा पेड़ हमें लकड़ियाँ भी प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य भी जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवनों में भी करते हैं। घर निर्माण हो, फर्नीचर निर्माण हो, कागजों का निर्माण हो, छोटी अन्य बहुत सारी चीज़ें बनाने में हम जिनका उपयोग करते हैं। तीसरा होता है खनिज और धातु। धातु और खनिज का भी उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इन सभी में अद्वितीय गुण होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। खनिज और धातु के उपयोग में बैटरी बनाने, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण करने, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने, आभूषण बनाने, भवनों और बर्तनों इत्यादि का निर्माण करना शामिल है। ये संसाधन सीमित है और अमानवीकरण है, प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। सूरज की रोशनी, वायु तथा जल, इन प्राकृतिक संसाधनों का महत्व और उपयोग हम सभी जानते हैं। ये वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध है और जीवित प्राणियों द्वारा सीधे अमिश्रित रूप से उपयोग किए जाते हैं। इन्हें संशोधित नहीं किया जाता और विभिन्न प्रकार के संशोधन के द्वारा भी कई प्रकार के उपकरणों में इनका उपयोग किया जा सकता है। ये नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है, इनका पुनः इस्तेमाल भी किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो हमारे ग्रह पर प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट है।
इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है वो सभी चीज़ें इसमें आते हैं। यह हमें कच्चे माल के रूप में भी ऊर्जा का स्रोत देते हैं। अब आगे बात आती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्राकृतिक संसाधन एक इस तरीके के संगठक होते हैं जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये संसाधन हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने, उद्योगों के संचालन में, ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह यहाँ 4 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग 4 प्रमुख क्षेत्रों में है। वह पहला है ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का भरपूर योगदान है। इन खनिज संसाधनों का उपयोग बिजली उत्पादन, परिवहन, ईंधन और घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जाता है। कोयला, यह सबसे पुराना व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ईंधन है। कोयले की जलन से अत्यधिक मात्रा में ताप उत्पन्न होता है, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। बिजली उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। कोयला विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, जहां कोयले को जला के भाप उत्पन्न की जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न करता है। कोयला एक हाइड्रोकार्बन है जो नेचुरल रिसोर्स है। अगला हाइड्रोकार्बन की ही श्रेणी में आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम के उत्पादन से प्राप्त अन्य उत्पाद जैसे प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ और दवाइयाँ भी शामिल हैं। पेट्रोलियम के उथले कुएं और गहरे समुद्र तल से निकाला जाता है। अगला इस श्रेणी में आता है प्राकृतिक गैस। यह एक स्वच्छ ईंधन है और इनका उपयोग बिजली उत्पन्न, हीटिंग और घरेलू रसोई गैस के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को जलाने पर कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जिससे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है कृषि के क्षेत्र में। कृषि में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। इसमें जल और भूमि का प्रमुख योगदान है। जल, सबसे पहले आता है जल। फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति आवश्यक होती है। सिंचाई के लिए विभिन्न स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, भूजल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। यही सिंचाई का सही तरीका फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है जितने अच्छे से हमारे फसल पे सिंचाई होगी, हमारी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। पानी की बर्बादी को भी रोकना जरूरी है। अगला आता है इसमें मेन भूमि। उपजाऊ मिट्टी फसल उगाने के लिए आवश्यक होती है। भूमि का उचित प्रबंधन जैसे मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना, मिट्टी का कटाव रोकना और जैविक खेती के माध्यम से भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना, कृषि में अत्यधिक यह महत्वपूर्ण बात है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य है औद्योगिक उपयोगों पे। खनिज और धातुओं का औद्योगिक उत्पादकों के निर्माण में होता है। ये संसाधन हमारे दैनिक जीवन की लगभग हर चीज में शामिल होता है। खनिज संसाधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्माण जैसे धातुओं और रासायनिक पदार्थों के निर्माण में होता है। अब हम समझते हैं लोहा और स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है। बेसिकली कहाँ किया जाता है? इमारतों पे, पुलों पे और बहुत सारी संरचनाओं के निर्माण में। तांबा, चांदी, सोना, जिसे हम कॉइनस मेटल कहते हैं, सिक्का धातु, इनका उपयोग आभूषण के अलावा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों को बनाने में भी किया जाता है। धातुओं का उपयोग मशीनरी, वाहन और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उपकरण के निर्माण में होता है। इसी श्रेणी में स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा जैसे प्रमुख रूप से उपयोग में आने वाले धातु शामिल है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका जीवन यापन। प्राकृतिक संसाधन हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल, वायु और वनस्पति हमारे जीवन के आवश्यक घटक है। अतः जल जीवन के लिए अनिवार्य है। जल का उपयोग आप सभी जानते हैं, पीने में, नहाने में, सफाई में, कृषि में, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
बिन जल सब सुन। अगला आता है वायु। स्वच्छ वायु सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु प्रदूषण के कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, श्वास रोग, हृदय रोग, बहुत सारे। पेड़ पौधों के द्वारा वायु में ऑक्सीजन का संचार और पर्यावरण प्रदूषण के रिडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला आता है वनस्पति। वनस्पति का उपयोग खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और कागज बनाने में होता है। वनस्पति की जैव विविधता न केवल हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाती है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी हमारी मदद करती है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग न केवल हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। हम इन संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। संसाधन का जो दोहन हो रहा है रेगुलरली, जैसे कि अभी हमने बताया, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण पर प्रभाव। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन वातावरण पर गंभीर और व्यापक प्रभाव डालता है। यह प्रभाव कई रूपों से सामने आता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण और जैव विविधता का ह्रास। इन प्रभावों को विस्तार से समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सके और पर्यावरण की भी रक्षा कर सके। सबसे पहले हम इस पे स्टडी करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में या एयर पॉल्यूशन के बारे में। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है कोयला। कोयले के तो उपयोग अभी हमने बहुत सारे बताए, और पेट्रोलियम के जलने से भी उत्पन्न होता है। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कोयला और पेट्रोलियम के जलने से उत्पन्न होने वाली गैस है। ऊर्जा के उत्पादन, परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में कोयला और पेट्रोलियम का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कई धूल के कण वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। अभी थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के जलने से क्या क्या उत्पन्न होता है। कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, कहने का मतलब है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं। ये गैस वातावरण में जाकर एसिड वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे फसल, पेड़ और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचता है। पेट्रोलियम पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे और जलवायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन वायु की गुणवत्ता को इतना खराब करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा और अन्य श्वास के रोग उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक दोहन से जल भी प्रदूषित होता है। दूसरा आप देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक कचरे और कृषि रसायन की जल स्रोतों में प्रवेश करना है। यह प्रदूषण न केवल जल की गुणवत्ता को खराब करता है, बल्कि जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। औद्योगिक कचरा। उद्योग अपने उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली रासायनिक कचरों को नदियां, झीलों और महासागरों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन रसायनों से भारी धातुएं, विषैले पदार्थ और कार्बनिक यौगिक शामिल हैं, जो जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं और जलीय जीवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। कृषि रसायन कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक, उर्वरक और अन्य रसायन बारिश के माध्यम से जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं, और ये रसायन जल को प्रदूषित करते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे नाइट्रेट ऑक्साइड से प्रदूषण होने वाला, मेटाग्लोबिन्स और बहुत सारे तरीके की बीमारियां इन भारी मात्रा में पहुंचने वाले हमारे जो रासायनिक पदार्थ हैं उससे होते हैं। जैसे जिसे कभी नीला शिशु सिंड्रोम्स की भी बीमारियां एक प्रमुख बीमारी है जो जल प्रदूषण से होती है। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण अत्यधिक खनन और वनों की कटाई है। यह न केवल भूमि की उत्पादकता को कम करता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इसमें बात करें खनन की,
तो खनिज संसाधनों के दोहन के लिए किए जाने वाले खनन से मिट्टी की उर्वरकता बहुत अधिक क्षीण होते जा रही है, जल धारण की क्षमता घटते जा रही है और भूक्षरण की समस्या बढ़ते जा रही है। इनके अलावा खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे भूमि को भी प्रदूषित करते हैं और स्थानीय जीव जंतुओं के आवास को भी नष्ट करते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी की स्थिरता प्रभावित होती जा रही है, जिससे भूमि की कटाई, बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। वनों का संरक्षण न केवल भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का ह्रास, प्राकृतिक आवासों के विनाश से जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है, जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बिगाड़ता है और प्रजातियों के विलुप्त होने का भी खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आवासों के विकास, शहरीकरण और कृषि विस्तार और अन्य औद्योगिकी कारणों से प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। वन्य जीवों के लिए आवासीय संकट उत्पन्न होता है और उनकी प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे बने रहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से, अत्यधिक मछली पकड़ने से, अत्यधिक वनों की कटाई से जैव विविधता का अध्यास होता है। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं जैसे परागण, जल शुद्धिकरण और जलवायु विनिमय भी प्रभावित होता है। अगर हम एक केस स्टडी करते हैं कि वनों की कटाई होने से क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या संकट उत्पन्न हो सकते हैं। वनों की कटाई एक वैश्विक समस्या है, जिसका प्रभाव पर्यावरण, जैव विविधता और मानव पर व्यापक रूप से पड़ता है। प्रक्रिया विभिन्न कारणों से होती है। इसके परिणाम भी अनेक रूपों में सामने आते हैं, जिसमें जलवायु का प्रदूषण, मृदा का क्षरण और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना है। कारण होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी वनों की कटाई। कृषि विस्तार, इनके प्रमुख जो कारण हैं, सबसे पहली बात होती है कि कृषि विस्तार के लिए आपको भूमि की जरूरत होती है। वन क्षेत्रों की कटाई का सबसे बड़ा कारण भूमि का विस्तार है। अधिकाधिक उत्पादन के लिए भूमि का अधिक उपयोग करने के लिए किसानों और स्थायी समुदाय द्वारा वनों की कटाई की जाती है। इस प्रक्रिया में नई फसल के लिए भूमि तैयार करने के उद्देश्य से बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटा जाता है। यह न केवल वन्य जीवों के आवासों को नष्ट करता है, बल्कि मृदा की उर्वरता और जलवायु को भी प्रभावित करता है। दूसरा प्रमुख कारण आता है शहरीकरण। शहरी क्षेत्रों का विस्तार भी वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। शहरी विकास के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े डेवलपर्स वनों की कटाई कर वहां सड़क, बस्तियों का निर्माण कर देते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों की भी स्थापना करते हैं। इससे प्राकृतिक वनों की जगह निर्माण क्षेत्र ले लेता है और प्राकृतिक आवासों का विनाश हो जाता है। लकड़ी की डिमांड, लकड़ी का उपयोग भी घरों घर होता है, उद्योगों और ईंधन के लिए किया जाता है। इसके लिए कई जगहों पर अवैध तरीके से और अनियंत्रित तरीके से वनों की कटाई की जाती है। लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ अवैध खनन और लकड़ी की तस्करी भी बढ़ती जाती है, जो कि वनों के विनाश के लिए एक गंभीर समस्या है, या वनों के लिए एक गंभीर समस्या है। इसका परिणाम क्या होता है? वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप पर्यावरण और मानव जीवन पे कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। वनों का विकास या वनों का विनाश जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जब वनों की कटाई होती है तो यह प्रक्रिया रुक जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है और यही ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। जलवायु परिवर्तन की दर इतनी तेजी से हो रही है कि जंगलों की कटाई इतनी तेजी से हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण अनियमित वर्षा, कभी सूखा और कभी बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। मिट्टी का क्षरण, वन क्षेत्रों की कटाई से मिट्टी का संरचना में बदलाव भी आता है, जिससे मिट्टी का क्षरण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पेड़ों की जड़ें जमीन को स्थिर बनाए रखने में तथा उनकी अनुपस्थिति में बारिश और हवा जैसे तेज मिट्टी को जो बहा के ले जाती है उनको रोकती है। यह प्रक्रिया कृषि भूमि की उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, जिससे खाद्य उत्पन्न होने में कमी और भूखमरी की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। वन्य जीवों का नुकसान, वन्य जीव
वनों पर निर्भर करते हैं और वनों की कटाई से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होता जा रहा है। इस प्रक्रिया में वन्य जीवों के लिए भोजन और शरण की जगह समाप्त हो जाती है, जिससे उनकी संख्या में कमी आती जाती है और प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। इसके अलावा वन्य जीवों का विस्थापन मानवीय बस्तियों की ओर बढ़ता है, जिससे मानव वन्य जीवों के संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जैसे फसलों का नुकसान, मवेशियों पर हमला और कभी कभी मानवीय जानलेवा हमला भी वन्य जीवों द्वारा किया जा सकता है। क्या होता है स्थायी संसाधनों का प्रबंधन? हमने देखा नुकसान क्या होता है, मैन मेड जो गलतियां होती हैं वो क्या होता है। अब हम इनका प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? स्थायी संसाधन प्रबंधन एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके समय रहते उनका संरक्षण और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। यह धारणा प्रमुख 3 स्तंभों पर आधारित होती है: नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, संरक्षण का प्रयास और प्रदूषण पर नियंत्रण। इन उपायों के माध्यम से हम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं और एक सतत भविष्य का निर्माण करने की सोचते हैं। सबसे पहले आता है रिन्यूएबल एनर्जी, कहते हैं जिसे ही नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है और इनकी आपूर्ति अनंत काल तक बनी रहती है। इनका उपयोग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के स्थान पर किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण में कमी आए और कार्बन फुटप्रिंट्स घटता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा है, एक असीमित और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर पैनल्स के माध्यम से इन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है और सौर ऊर्जा की तकनीक में निरंतर विकास हो रहा है। इस तरीके से सौर ऊर्जा की तकनीक में जो निरंतर विकास हो रहा है, उसकी दक्षता में भी सुधार आ रहा है। घरों और उद्योगों में यह ऊर्जा, उपग्रहों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हवा के बहाव से प्राप्त होती है और यह एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। पवन टरबाइन हवा के झोंकों से घर्षण ऊर्जा उत्पन्न करती है और इसे विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा की लागत में गिरावट और नई तकनीकियों के विकास से यह एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बनते जा रहा है। दूसरा आता है संरक्षण का प्रयास। संरक्षण प्रयास का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय तंत्रों की रक्षा करना है। यह प्रयास वन जल स्रोतों और जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है। वन संरक्षण, वनों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, जलवायु प्रदूषण का मुकाबला और मृदा संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वन क्षेत्रों का पुनर्रोपण, अवैध खनन और कटाई पर नियंत्रण और वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। वन संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी, वन रक्षकों की सक्रिय भूमिका और पर्यावरणीय शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। जल संरक्षण, जल संरक्षण के उपयोगों में वर्षा जल संचयन, नहरों और तालाबों की सफाई और अपशिष्ट जल उपचार शामिल है। जल स्रोतों के पर्यावरण को रोकने के लिए कठोर नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके अलावा जल संचयन तकनीकों का विकास और उपयोग जिससे कि जल संकट की समस्या बहुत जल्दी सुलझ सके। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कड़े नियम और नीतियां आवश्यक हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह नीतियां विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे जल, वायु, मृदा को कम करने में सहायक है। वायु प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों और वाहनों में से उत्सर्जन को कम करने के लिए कड़े और नियम और कायदे कानून और इनके मानक बनाए जाए। इसके लिए स्वच्छ ईंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और हरे ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सख्त पर्यावरणीय मानकों को पालन करने और नवीनतम स्वच्छ तकनीकों का उपयोग करके वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। अगला है जल प्रदूषण। जल स्रोतों के पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट और जल को सही ढंग से उपचार और अपशिष्ट जल का सही ढंग से उपचार और निस्तारण अनिवार्य है। इसके लिए कड़े नियम और मानक लागू किए जाने चाहिए, जैसे कि अपशिष्ट जलों के उपचार के लिए जल संशोधनों
की स्थापना, अपशिष्ट जल के पुनर्उपयोग को बढ़ावा देना, इसके साथ ही कृषि, रासायनिक और जैविक अपशिष्टों के सही प्रबंधन से जल स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। मृदा संरक्षण मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए जैविक खेती, कचरे की उचित प्रबंधन और रासायनिक उर्वरकों की और कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न आए। सरकारी नीति और पहल जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है। सरकारी नीतियां और पहल पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के कानून पर्यावरणीय समस्याओं के लिए लाए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता और स्थायी विकास को प्रोत्साहित करती है। हम यहाँ मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 जो हमारे पास नीतियाँ हैं। पहला हमारे पास है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में आया था। भारतीय कानून संसद में यह पारित एक कानून है जिसमें पर्यावरण सुरक्षा और उससे प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें इसमें कड़े प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना, सुनिश्चित करना कि पर्यावरण स्तर को नियंत्रित करना, और इसमें वायु, जल, मृदा, अन्य जीवों के जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसके अलावा है स्वच्छ भारत अधिनियम। स्वच्छ भारत अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता की महत्ता की जानकारी देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की सुविधाएं प्राप्त करना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना। यह 2 अक्टूबर सन 2019 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया हुआ एक कानून है। नेशनल ग्रीन प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसका प्रमुख उद्देश्य है, एनजीटी का मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्यावरणीय मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है। यह विशेष अदालत पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई के लिए गठित की जाती है, जिसमें जल, मृदा, वायु और अन्य वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय विनाश से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अंत में यही कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन और विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हमें यह कहा जाए कि यह कुछ समय में हमारे पर्यावरणीय जो भी हमारे संसाधन हैं वह समाप्त भी हो सकते हैं। हमें अपने पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को समझते हुए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम सब, चाहे वो कोई भी हो, सरकार हो, उद्योग हो, आम नागरिक हो, हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य करें। केवल इसी प्रकार के सामूहिक और समर्पित पहल से ही हम एक स्वस्थ भविष्य के निर्माण में प्रगतिशील हो सकते हैं। धन्यवाद।